मैं यहाँ पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित आनंद। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे आप सब और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। 20 मार्च को साइंस का पेपर है और एमसीक्यू सीरीज मैंने अपने चैनल पर डालनी शुरू कर दी है। साइंस की एमसीक्यू सीरीज की ये पार्ट 3 है, मतलब तीसरी वीडियो है। बाकी 2 वीडियो के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उन प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखें। एक वीडियो में मैंने लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज हुआ था उसके एमसीक्यू, दूसरे में मैंने लास्ट ईयर जो साइंस का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके एमसीक्यू डाले। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरी है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है academy_maths_science। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वो कहता है मेटल ऑक्साइड जनरली रिएक्ट विद एसिड्स बट फ्यू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आल्सो रिएक्ट विद बेस। सच मेटेलिक ऑक्साइड्स आर। अभी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ये चीज मिलेगी। मैंने आपको बताया था बेसिक्स में ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। और मैंने बताया था कि इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और जिंक। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे दो ऑक्साइड है। सेकेंड और थर्ड जो है वो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। तो इस फर्स्ट एमसीक्यू का जो सही आंसर है वो सही आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, पुट ऑन ए यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो डिफरेंट पीएच वैल्यू पर डिफरेंट कलर देते हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन सा एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है या कितना वीक। द पेपर टर्न्स पिंक, मतलब कहने का कि कुछ ड्रॉप एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड के यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाले गए, जिसकी वजह से पेपर पिंक हो गया। टेबल की स्टडी करके करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। देखो, अमोनियम क्लोराइड इज सॉल्ट ऑफ, ये पूछा गया है। मैं आपको पहले बता दूं कि अमोनियम क्लोराइड जो बनता है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें एक बेस होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है जिससे बनता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से मिलकर बनने वाले सॉल्ट का पीएच हमेशा लेस देन 7 होगा, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्ट कहलाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया तो अब आप ऑप्शन चुन सकते हैं कि नेचर एसिडिक होगा, मतलब बी और डी ऑप्शन तो होने से रहा। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, तो आपको समझ में आ गया, यहां लिखा हुआ है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन ए भी खत्म हो गया। देन योर राइट आंसर इज सी। और आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा भी है कि पीएच लेस देन 7 है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेट। स्टेट बताना है, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस। सिंबल्स ऑफ द प्रोडक्ट गिवन एज एक्स एंड वाई इन द केमिकल इक्वेशन। दिए गए केमिकल इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह आपको उस प्रोडक्ट का सिंबल बताना है, स्टेट का। आपको यहां दिख रहा है कि H2, आपको पता है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, गैसियस फॉर्म में होगा। अच्छा, अब जिनको जिंक सल्फेट पता भी नहीं होगा ना मेरे भाई, तो थोड़ी सी अगर बहादुरी और होशियारी दिखाओगे, वाई का स्टेट पता लग गया कि हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, एक ही दिख रहा है गैस फॉर्म में, तो बी इज योर राइट आंसर। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि जिंक सल्फेट यहां पर एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में मौजूद है। ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि जब एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो बनाएगा मेटल सॉल्ट। प्लस कौन सी गैस रिलीज करता है मेरे भाई? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जिसका टेस्ट बर्निंग मैच स्टिक जब आप लगाओगे आपको पॉप साउंड देगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। दो सॉल्ट एक्स और वाई डिसॉल्व किया गया वाटर में सेपरेटली, और जब फेनोप्टलीन ऐड किया गया दोनों सॉल्यूशंस में, तो एक्स तो हो गया पिंक और वाई ने अपना कलर चेंज नहीं किया, नॉट शो एनी चेंज इन कलर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फेनोप्टलीन का जो ओरिजिनल वैसे कलर होता है वो कलरलेस है एक्चुअली में, और फेनोप्टलीन एसिड में भी कलरलेस ही रहता है, यानी अपना कोई कलर का चेंज नहीं दिखाता। पर अगर फेनोप्टलीन पर बेस डाला जाए तो इसका कलर पिंक हो जाता है। इसका मतलब कि आप एक चीज तो समझ गए कि एक्स में अगर टर्न पिंक हुआ है तो एक्स होगा बेस, और वाई में अगर कोई चेंज नहीं हुआ है
तो y होगा एसिड। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने यहाँ सॉल्ट लिया है, तो सॉल्ट लेने का मतलब ये है कि x जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए और y जो होगा वो बेसिक सॉल्ट होना चाहिए। अब जिस बच्चे ने ये पेपर सॉल्व किया होगा, अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, देखिए ये वाला क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बताया था मैंने, एसिडिक सॉल्ट है। अब यहां आ जाओ भाई, मेरे को एक बात बताओ, x y अमोनियम क्लोराइड यहां दिख रहा है, मैंने बताया ना y अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो y क्या है, एसिड। इन चारों में एसिडिक सॉल्ट NH4Cl हो सकता है, ठीक। x जो पिंक हो गया वो बेसिक इन नेचर होगा, तो A इज योर राइट आंसर, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड से मिलकर बना है। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है मिनरल, पर वीक की कैटेगरी में आता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इन दोनों से मिलकर बनने वाला सॉल्ट बेसिक सॉल्ट होगा। यानी X तो हो गया सोडियम कार्बोनेट और Y हो गया अमोनियम क्लोराइड, देन A इज योर राइट आंसर। तो जब भी आप पेपर करें, बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ से पेपर करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। लाइफ प्रोसेस के चैप्टर का एक क्वेश्चन है आपके सामने। क्लोज्ड स्टोमेटा का एक डायग्राम दिया गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पूछा जा रहा है। जिन बच्चों का थोड़ा सा बेसिक अच्छा है वो इस बड़ी से शेप को देख के पता लगा लेंगे कि ये जो शेप है ये वैक्यूल होगा, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब मेरे भाई अगर वैक्यूल है तो ए और डी तो ऑप्शन नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरी, ये जो छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं आपको सेकंड नंबर वाले, ये है आपका स्टोमेटा। क्या है ये आपका, स्टोमेटा, ठीक है। लेकिन स्टोमेटा है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये फर्स्ट नंबर वाला क्या होगा, न्यूक्लियस। सेकंड नंबर वाला क्या है, क्लोरोप्लास्ट है भाई, वही तो प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। थर्ड वाला वैक्यूल बता ही दिया। और फोर्थ जो बच गया ये, इसी में स्वेलिंग और श्रिंकेज की वजह से चीजें ओपन और बंद होती हैं। कौन सी चीजें, स्टोमेटा, जिसको हम कहते हैं गार्ड सेल। आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधे रेखा पर चलते हुए, एंड राइडिंग ए बाइसिकल आर द एक्टिविटीज विच आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ ए ब्रेन। अगर आप सीधी लाइन पर चलना चाहते हैं या बाइसिकल राइड करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल है किस पार्ट ऑफ ब्रेन की वजह से। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले मेरी बात ध्यान सुनिए, ठीक है। अगर आपको राइडिंग करनी है बाइसिकल की, ठीक है। दूसरी चीज, आपको स्ट्रेट लाइन में चलना, दोनों के लिए ही आपको, राइडिंग बाइसिकल के लिए पोस्चर भी मेंटेन करना जरूरी है, इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है। बिना बैलेंस मेंटेन किए आप साइकिल नहीं चला सकते, आप चल भी नहीं सकते। आपने बिल्कुल एक नवजात शिशु को जो चलना सीखता है उसको देखा भी होगा। और हम जानते हैं कि इन फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम मेरे भाई किसका है, सेरेबेलम का है। और सेरेबेलम आपके माइंड का कौन सा ब्रेन का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो हम आप मुझे बता दो, हिंड ब्रेन और सेरेबेलम, ऑप्शन सी है, यानी इस एमसीक्यू का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्टूडेंट ऑब्टेन करना चाहता है एक इरेक्ट इमेज एक ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करके, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से क्या होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कई बच्चे सोच लेंगे और कहेंगे सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं था। अरे मेरे भाई, अगर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसको एक इरेक्ट इमेज चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर का एक ही केस है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पॉइंट के बीच रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तब जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। तो अगर किसी का फोकस, मतलब ये कॉनकेव मिरर है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, पोल, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, फोकस। और पोल से फोकस की दूरी ही तो फोकल लेंथ कहलाती है, डेट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, पोल और फोकस के बीच, और वही तो हमसे पूछा है। तो बताओ क्या उसकी रेंज 10 सेंटीमीटर से कम होगी। हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई, धरती मां की कसम, ए आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर गलत करके आए, ऐसे क्वेश्चंस आए एग्जाम में, तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है, कट्टी हो जाएगी तुम्हारी मेरी। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल फिंगर टिप पे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं, ब्रॉन्ज की बात हो रही है कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, भाई मेरे ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टिन का अलॉय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय, ठीक है।
एलॉय हम क्यों बनाते हैं? एलॉय हम बनाते हैं कोरोजन से बचने का एक उपाय एलॉइंग भी है। क्वेश्चन नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट जब किया गया पी प्लांट के साथ, तो प्योर टॉल प्लांट्स लिए गए, उनकी क्रॉस कराई गई प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ, तो जो रेशियो मिला F2 जनरेशन में, वो रेशियो क्या था? ठीक है, रेशियो उसने पूछा है प्योर टॉल प्लांट का प्योर शॉर्ट प्लांट के साथ। अब मैं आपको बता दूं, यहां कई बर्बाद हो जाएंगे। यहां बच्चे 3:1 मार के अपने एक नंबर को बिल्कुल आसानी से दे के आएंगे। मेरे भाई 3:1 फिनोटाइप रेशियो है। क्या रेशियो है? फिनोटाइप। आपका सोचना ना बिल्कुल गलत नहीं, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, पर आप जब तक क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे ना, उसने कहा प्योर टॉल प्लांट की रेशियो प्योर शॉर्ट प्लांट से, और हम अगर जीनोटाइप निकाले तो क्या यही बनता है F2 में? बोलना पड़ेगा। तो प्योर टॉल ये है, प्योर शॉर्ट ये है, और रेशियो क्या होता है? 1:2:1। इसका रेशियो इसके साथ पूछा है, देन आंसर 1:1। ऑप्शन सी होगा। जिसने भी बी ऑप्शन मारा वो ढंग से बर्बाद हुआ। ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसके ऑप्शंस जानबूझ के नहीं डाले। क्यों नहीं डाले वो देखना। कहता है गिवन फूड वेब को पढ़ो। आपको पता होना चाहिए, जब बहुत सारी फूड चेन्स आपस में क्या हो जाएं? इंटरलिंक्ड जब हो जाएं तो बनाती हैं फूड वेब। क्या बनाती है मेरे भाई? फूड वेब बनाती है। उसने कहा आइडेंटिफाई करो प्राइमरी कंज्यूमर। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो किसको खाते हैं? प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। बताओ, बीज, पौधे और ग्रास, क्या ये प्रोड्यूसर्स हैं? हाँ बोलना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक बात है। तो जब एरो बन रहा है तो माइस और रैबिट ही क्या आपके प्राइमरी कंज्यूमर होंगे? तो जिस भी ऑप्शन में आपको दिख गया माइस और रैबिट, वही ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, माइस एंड रैबिट आर द प्राइमरी कंज्यूमर। इस फूड वेब को स्टडी करके हमें पता लगा। क्वेश्चन नंबर 11, लीशमेनिया का बाइनरी फीजन का ये एक क्या कहते हैं? डायग्राम। अब आप समझो, उसने कहा करेक्ट ऑर्डर बताओ। क्या कहता हूं? करेक्ट ऑर्डर। कई तो कह देंगे जी बिल्कुल सही है। भाई बिल्कुल सही नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताता हूं, आप समझो। सबसे पहले तो ये सिंगल एक लीशमेनिया है। इसके बाद न्यूक्लियस ना इलोंगेट होता है। सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जो कि फिगर नंबर 3 में हो रहा है। मतलब सबसे पहले हुआ फर्स्ट, फिर हुआ थर्ड। थर्ड होने के बाद जब न्यूक्लियस सेपरेट आउट हो जाएगा तो फिगर बनेगी सेकेंड। न्यूक्लियस सेपरेट आउट होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा और इसकी मेम्ब्रेन डिवाइड होना शुरू होगी, जो रिप्रेजेंट हो रही है फिगर नंबर 5 के द्वारा। और जैसे ही ये होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, दो नए लीशमेनिया बनाएंगे, जो फिगर नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फिफ्थ एंड फोर्थ। एंड आपको देख के पता लग रहा है कि ऑप्शन बी इस एमसीक्यू क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के पीछे बच्चे भाग रहे हैं। भाई ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही है। आपकी टेक्निकलिटी चेक कर रहा है एग्जामिनर, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा। वो देख रहा है कि मतलब आपने टॉपिक पढ़ा है, तो अगर चीजों को चेंज किया जाए कि आपका विजन कितना तगड़ा है, आप कितना देख पा रहे हो क्वेश्चंस को, आप देख रहे हो लैंग्वेज कैसे घुमाता है। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे एमसीक्यू इतनी जल्दबाजी में करते हैं कि एक्चुअल में रीडिंग करते ही नहीं है। मैं यहां पर एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप देता हूं। जो 15 मिनट आपको मिलेंगे ना, 15 मिनट रीडिंग करने के लिए, उसको स्ट्रिक्टली यूज करना 15 मिनट को। भाई रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको कई बार रियलाइज हुई होगी अगर आपने गलत क्वेश्चन पढ़कर उस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया होगा। तो जो 15 मिनट 10:15 के आसपास जो आपको पेपर मिलेगा और 10:30 तक का टाइम दिया जाएगा पढ़ने को, 15 मिनट में पढ़ लेना। उस 15 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने पेपर ढंग से पढ़ लिया ना, तो आप 15 मिनट पहले पेपर कर दोगे, अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। तो रीडिंग इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। पढ़ना सीखो। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। दो केमिकल इक्वेशन यहां पर दी गई। करेक्ट स्टेटमेंट इस इक्वेशन के बारे में क्या है? पहले में मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। हमें पता है कि मैग्नीशियम ने डिस्प्लेस किया है भाई किसको? हाइड्रोजन को एसिड से।
क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो पहला डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे में अगर आप ध्यान से देखो तो दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, लेकिन दो कंपाउंड आपस में डिस्प्लेस होकर तो नए कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। आपको पता ही है, जब हमें ग्लास प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट पास होती है, स्पेक्ट्रम मिलता है, वो कहता है पी और क्यू क्या है। याद रखने का सिंपल सा तरीका समझ लो, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा वो वॉयलेट, और जिसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम वो रेड, और नीचे सबसे सबसे नीचे कौन सा होता है? वॉयलेट, और ऊपर कौन सा होता है? रेड। तो आप समझ गए क्या? क्यू है रेड, पी है वॉयलेट, पी पहले है तो वॉयलेट और रेड, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा तीन फ्लावर दिए गए, आपको बताना है विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू ए फ्रूट। किसमें फ्रूट बनेगा? भैया फ्रूट तभी बनेगा जिसके अंदर ओवरी होगी। अब ओवरी या तो उसमें होगी जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, या जो बायसेक्सुअल है। तो ये इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये मेल पार्ट वाला फ्लावर है। इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ फीमेल है, और इसमें हो सकता है क्योंकि इसमें दोनों है। एक्स एंड वाई ओनली, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है? सारे पॉइंट पर सेम होता है। पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, पैटर्न पूछा था, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइंस होती हैं और होती हैं पैरेलल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। कैसा होता है? यूनिफॉर्म। अंदर में कहीं भी देख लो, हर जगह सेम ही मिलेगा। इस एमसीक्यू का डी एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ह्यूमन आई में पार्ट जो अलाउ करता है लाइट को एंटर करने में। अब जिसने भी लास्ट वीडियो देखी थी, मैंने उसको बताया था कॉर्निया है। कॉर्निया की मदद से ही लाइट अंदर एंटर करती है, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। कॉर्निया इज द राइट आंसर। आई लेंस आपको पता ही है, आई लेंस की वजह से ही जब ये रिफ्रैक्शन करता है, क्योंकि कन्वर्जिंग है तो लाइट की रे को कन्वर्ज करता है, तो ही हम दूर और पास का देख पाते हैं। रेटिना वो है जहां इमेज बनेगी। क्या बनेगी? जहां इमेज बनेगी। और प्यूपिल क्या करता है? लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। इरिस क्या करता है? इरिस इसके साइज को चेंज करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 से 20। आपको पता है असर्शन रीजन के 4 क्वेश्चन बैक टू बैक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? असर्शन कहता है कि इट इज एडवाइज्ड दैट व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर टू एसिड, नॉट एसिड टू वाटर। मतलब वो कह रहा है कि पानी ऐड करो किसमें? एसिड में। भाई ये बिल्कुल गलत है। पानी कभी ऐड मत कर देना एसिड में। एसिड ऐड करना है ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी में। असर्शन गलत हो गया। अब मैंने आपको बताया था असर्शन गलत है तो रीजन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? डी। बाकी आप पढ़ के देख लो रीजन क्या कहता है। हाईली एक्सोथर्मिक है, किसका? एसिड को डिसॉल्व करना, और ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का असर्शन कहता है एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। भाई क्या गलत बोल दिया उसने? यूनी डायरेक्शनल फ्लो है, ध्यान रखना। फूड चेन के अंदर जो एनर्जी फ्लो कर रही है मेरे भैया वो यूनी डायरेक्शनल है, वो वापस कभी नहीं आएगी। एनर्जी फ्लो ऑफ इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। देखा, मैंने रीजन अभी पढ़ा भी नहीं है, और असर्शन का जब मैंने रीजन बताया तो अब आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो रीजन है ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का असर्शन कहता है कि अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है 9th में आपने पढ़ा था, सूडोपोडिया बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ये बनाता है। अब क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सूडोपोडिया बना रहा है, तो जब हम रीजन की बात करते हैं इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फूड इज टेकन बाय द इंटायर सेल सरफेस, ये बात बिल्कुल गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड पूरे के पूरे सेल सरफेस के द्वारा नहीं लिया जाएगा, वो किसी एक पर्टिकुलर हिस्से से ही लेगा। इसलिए क्योंकि असर्शन सही है और रीजन गलत, तो इसका जो ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन होगा सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल आर लोअर देन दैट ऑफ सोडियम क्लोराइड। पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है,
और इथेनॉल जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम होता है आयनिक से, तो ये बात बिल्कुल सही है। रीजन दिया गया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बात बिल्कुल सही है, इसलिए उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। रीजन डिफाइन भी कर रहा है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, आप इसका आंसर ए देंगे, ध्यान रखना। कई बच्चे के मन में सवाल आ सकता है कि सर ऊपर तो ये कहा गया था कि इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है। मेरे भाई अगर इथेनॉल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब बात ये भी तो हुई ना कि सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और अगर हमने उसके प्रीफरेंस में एक रीजन दे दिया तो वो रीजन ने असर्शन को डिफाइन कर दिया, इस वजह से इसका आंसर ए हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।